हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता वानखेड़े। वेलकम टू माय चैनल यज्ञेशा कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री एंड सिविक्स चैप्टर नंबर 4 महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। तो शुरू करते हैं चैप्टर 4 महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र की क्या कंडीशन थी? At the beginning of the 17th century CE, most of the territory in Maharashtra was under the control of Nizam Shah of Ahmednagar and Adil Shah of Bijapur. तो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र थे महाराष्ट्र के वो किसके कंट्रोल में थे? निज़ाम शाह, अहमदनगर के निज़ाम शाह थे और आदिल शाह जो बीजापुर के थे। तो महाराष्ट्र के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र इनके अंडर में थे। द मुगल्स हैड एंटर्ड खानदेश। मुगल्स ने फिर खानदेश में एंट्री की। देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सपेंड देयर पावर इन द साउथ। और उनका उद्देश्य क्या था? उनकी शक्ति को दक्षिण में भी शक्ति का प्रसार करना। There were settlements of Siddhi people who had come from Africa along the coastline of Konkan. उसके अलावा फिर जो सिद्धि पीपल थे जो कि अफ्रीका से आए थे वो कोकन के कोस्ट लाइन से बिलोंग करते थे। The competition and conflict amongst the Portuguese, the British, the French and the Dutch who had come from Europe was getting intense during this period. There was stiff competition amongst them. तो जो पुर्तगीज थे, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, डच थे जो कि यूरोप से आए थे उनके बीच में हमेशा कंपटीशन चलता था, प्रतिस्पर्धा चलती थी और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि हमेशा टकराव होते रहता था उन शक्तियों के बीच में। और उनका जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। देयर वॉज स्टीफ कॉम्पिटिशन यानी बहुत ही कड़ा कंपटीशन उनमें शुरू हो गया था। क्यों? तो मार्केट, व्यापार का जो मार्केट था वहाँ पर अपना अधिकार जमाने के लिए। द पुर्तगीज हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड देयर रूल इन गोवा एंड वसई ऑन द वेस्टर्न कोस्ट लाइन। जो पुर्तगीज थे उन्होंने पहले से ही गोवा में और वसई में पश्चिमी कोस्ट लाइन पर अपना अधिकार कर लिया था। The British, the Dutch and the French had found an entry through the medium of trading companies by setting up factories. जो ब्रिटिश थे, डच थे, फ्रेंच थे वो उनको एक रास्ता मिल गया था भारत में अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करना और व्यापार में अपना अधिकार जमाना। All these powers assessed the strength of others' powers, keep themselves safe and tried to dominate as much as possible. तो ये सब क्या करते थे? ये सभी शक्तियाँ एक दूसरे की शक्ति का मूल्यांकन करते थे और फिर अब खुद को सुरक्षित करने के लिए और अपना अधिकार जमाने के लिए, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कोशिश करते थे। डोमिनेट यानी कि प्रभुत्व जमाना। दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज़ क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन महाराष्ट्र। और इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण, इस टकराव के कारण महाराष्ट्र में इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता और इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा निर्मित हो गई थी। दिस डिफरेंट पीपल फ्रॉम यूरोप वेयर कॉल्ड तोपकर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कस्टमरी हेडगियर। तो ये जो लोग थे जो कि यूरोप से आए थे उन्हें तोपकर कहा गया। उनके कस्टमरी हेडगियर के आधार पर उन्हें तोपकर कहा गया। इट इज़ नेसेसरी टू गेट एक्वेंटेड विद द विलेज, कस्बा एंड परगना, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सेटलमेंट्स इन दैट पीरियड एज ऑल्सो ऑफ द ऑफिसर्स दैट फॉर्म्ड अ लिंक बिटवीन द रूलर्स एंड देयर सब्जेक्ट्स। तो ये आवश्यक हो गया था कि विलेज, कस्बा, परगना इनसे परिचित होना। क्यों?
क्योंकि गवर्नमेंट जो थी और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे वो पब्लिक के और गवर्नमेंट के बीच में, शासक के बीच में और शासक और पब्लिक दोनों के बीच में एक कड़ी थी, जो ऑफिसर्स थे वो। तो इसीलिए फिर विलेज, कस्बा और परगना बनाए गए। एंड ऑल्सो द मार्केट एंड द क्राफ्टमैन, यानी कि उस एरिया के, जिस क्षेत्र में शासन करना है तो उस क्षेत्र के मार्केट के बारे में जानकारी प्राप्त करना, क्राफ्टमैन के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इसके लिए फिर विलेज, कस्बा और परगना बनाए गए ताकि हर क्षेत्र में ठीक अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए। परगना वॉज मेड अप ऑफ मैनी विलेजेस। परगना जो है वो बहुत सारे गांव मिलकर, बहुत सारे गांवों का समूह होता है, उसे परगना कहते हैं। जनरली द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ परगना वॉज कॉल्ड कस्बा, और जहाँ पर परगना का हेडक्वार्टर होता है, हेड ऑफिस होता है, उसे कस्बा कहते हैं। अ विलेज स्मॉलर दैन अ कस्बा वॉज कॉल्ड मौजा, और गांव जो कि कस्बे से छोटा होता था उसे मौजा कहते थे। Let us get acquainted in brief with village, कस्बा and परगना respectively. अब विलेज, कस्बा और परगना को और ज़्यादा ब्रीफ में हम जानेंगे। तो पहला है विलेज। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइव्ड इन विलेजेस। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो गाँव में रहते हैं। अ विलेज वॉज ऑल्सो कॉल्ड मौजा, और विलेज को मौजा भी कहा जाता है। द चीफ ऑफ द विलेज वॉज द पाटिल, और विलेज का जो मुख्य होता है, जो मुखिया होता है, उसे पाटिल कहते हैं। He used to try to bring maximum land under cultivation, और वो क्या करने की कोशिश करता है हमेशा कि खेती के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर खेती हो सके, इस बात का ध्यान रखता है। When there was any dispute in the village, the पाटिल resolved it and made peace. यदि गांव में कहीं पर भी कुछ विवाद होता है, डिस्प्यूट यानी विवाद होता है, तो पाटिल उसे सॉल्व करता है, उस विवाद को मिटाता है और फिर वहाँ पर शांति बनाए रखता है। अ कुलकर्णी हेल्प द पाटिल इन हिज वर्क, और पाटिल को जो हेल्प करते हैं वो है कुलकर्णी। द कुलकर्णी केप द रिकॉर्ड ऑफ द रेवेन्यू दैट वॉज कलेक्टेड, और कुलकर्णी का काम क्या है, वो जो राजस्व कलेक्ट होता है उसे वो, उसका रिकॉर्ड वो रखता है कुलकर्णी। देयर वेयर वेरियस आर्टिजन्स इन द विलेजेस, विलेज में बहुत सारे कामगार होते हैं। दे हैड हेरिडिटरी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन, उन्हें उनके व्यवसाय से संबंधित हेरिडिटरी राइट्स होते हैं, यानी कि जन्म अनुवांशिक अधिकार उन्हें होते हैं, यानी उनके जो पूर्वज जो व्यवसाय करते थे वही वो भी करते हैं। The peasants gave a share of their agriculture produce to the artisans for the services they rendered to the village community. This share was known as baluta. तो जो किसान होते हैं वो उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी उनका उत्पादन होता है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आर्टिजन्स को देते हैं उनके सर्विस के बदले में, जो काम उन्होंने किया था टू द विलेज कम्युनिटी। दे शेयर, और उनका जो शेयर होता है आर्टिजन्स का, इस शेयर को कहा जाता है बलूता। अब कस्बा। कस्बा वॉज लाइक अ बिग विलेज। इट वॉज यूजुअली द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ परगना। फॉर एग्जाम्पल, इंदापुर कस्बा ऑफ इंदापुर परगना, वाई कस्बा ऑफ वाई परगना, वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दोज परगनास। अब कस्बा जो है वो गांव से थोड़ा एक बड़ा गांव, उसे कस्बा कहते हैं। अब यूजुअली जो हेडक्वार्टर्स होते हैं परगनास के वो कस्बे में होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंदापुर कस्बा है तो इंदापुर परगना का जो हेडक्वार्टर है वो इंदापुर कस्बा में है। वाई परगना का हेडक्वार्टर वाई कस्बा में। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, और उनका मेन व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर। There were skilled artisans like carpenters, blacksmiths, etc. in a कस्बा, और कस्बा में बहुत से
कुशल आर्टिजन्स है और कारपेंटर्स, जैसे कि कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ, लोहार वगैरह होते हैं. देयर वॉज यूजुअली अ मार्केट एडजेसेंट टू अ कस्बा, और कस्बे से फिर एक मार्केट जुड़ा हुआ होता है. द शेठ एंड महाजन वेयर द वतनदार्स ऑफ द पेट. मार्केट को पेट भी कहते हैं. तो उसमें जो शेठ और जो महाजन होते हैं वो उसके वतनदार होते हैं. एवरी विलेज डिड नॉट नेसेसरीली हैव अ पेट. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक गांव में एक पेट हो. द सेटिंग अप ऑफ अ पेट वॉज द जॉब ऑफ द शेड्स एंड द महाजनास. पेट की जो सेटिंग करनी होती है, पेट का जो भी काम होता है, वो सब कौन संभालता है? शेड्स और महाजनास. फॉर दैट they received some land from the government and some rights from the villagers. तो इसके लिए फिर उन्हें गवर्नमेंट से कुछ ज़मीन दी जाती है और गांव के जो लोग होते हैं उनसे उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं कि उन्हें क्या कर, जो भी वो चाहे वो करने का अधिकार उन्हें होता है विलेजर्स की सहमति से. द महाजन मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द पेट. और महाजन जो है वो पेट के जो भी अकाउंट्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं. डू यू नो, आप जानते हो, एज पर द ऑर्डर ऑफ वीर माता जीजाबाई अ पेट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन पाषाण नियर पुणे. इट वॉज कॉल्ड जीजापुर. यानी वीर माता जीजाबाई के आज्ञा के अनुसार पाषाण नियर पुणे के पास जो पाषाण है वहाँ पर इट वॉज कॉल्ड जीजापुर, यानी वहाँ पर एक पेट है, उसका नाम है जीजापुर. मालपुरा, खेलपुरा, पारसपुरा, विठापुरा इन औरंगाबाद आर ऑल्सो न्यू पेट्स इस्टेब्लिश इन द नेम ऑफ मालोजी, खेलोजी, पारसोजी एंड विठोजी रिस्पेक्टिवली. तो इनके नाम पर ये पेट स्थापित किए गए. शिवापुर एडजेसेंट टू खेड़ से जुड़ा हुआ शिवापुर है, वॉज अ पेट इस्टेब्लिश इन द नेम ऑफ शिवाजी महाराज. और शिवाजी महाराज के नाम पर शिवापुर पेट इस्टेब्लिश किया गया. लेट्स लर्न द वर्ड्स बुद्रुक एंड खुर्द आर यूज्ड टू शो दैट द टू विलेजेस आर डिफरेंट. द ओरिजिनल टाउन इज बुद्रुक एंड द न्यू वन इज खुर्द. फॉर एग्जाम्पल, वडगांव बुद्रुक एंड वडगांव खुर्द. अब बुद्रुक और खुर्द ये क्या है? तो ये एक ही गांव होता है. तो उसके अगर दो भाग हो तो उस जो पहला जो ओरिजिनल गांव होता है उसे बुद्रुक कहते हैं. फिर धीरे धीरे क्या होता है कि गांव की प्रगति होती है तो लोग गांव के बाहर भी फिर बसना शुरू हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं खुर्द. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है वडगांव बुद्रुक और वडगांव खुर्द. नाउ लेट्स रीड अबाउट परगना. मैनी विलेजेस टुगेदर मेड अ परगना. बहुत से विलेजेस मिलकर एक परगना बनाते हैं. बट द नंबर ऑफ विलेजेस वॉज नॉट द सेम इन ऑल परगनाज. लेकिन सभी परगनाज में जो विलेजेस की संख्या होती है वो सेम नहीं होती. किसी परगना में कम होते हैं, किसी परगना में ज़्यादा होते हैं, यानी उनकी संख्या एक जैसी नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, द पुणे परगना वॉज अ बिग परगना. पुणे परगना जो है वो सबसे बड़ा परगना है. इट कंसिस्टेड ऑफ 290 विलेजेस. पुणे परगना में 290 विलेजेस है. और देयर वेयर 64 विलेजेस इन द चाकन परगना. और चाकन परगना में 64 विलेजेस है. द शिरवल परगना वॉज स्मॉल. और शिरवल जो परगना है वो छोटा है. इट हैड ओनली 40 विलेजेस. द देशमुख एंड द देशपांडे वेयर द वतनदार्स ऑफिसर्स ऑफ द परगना. और जो परगना होते हैं उसके जो वतनदार ऑफिसर्स होते हैं वो देशपांडे और देशमुख होते हैं. द देशमुख वॉज द चीफ ऑफ पाटिल्स इन परगना. तो परगना में जो देशमुख होते हैं वो पाटिल्स के मुखिया होते हैं. यानी गांव में जो मुखिया होता है वो पाटिल होता है और फिर परगनाज में जो मुखिया होता है वो कौन होता है? देशमुख, है ना. द देशमुख एट द परगना लेवल व्हाट द पाटिल डिड एट द विलेज लेवल. यानी जो देशमुख है
वो क्या काम करता है, जैसे कि पाटिल विलेज लेवल पर काम करता है, वैसा ही देशमुख परगना लेवल पर काम करता है। द देशपांडे वॉज द चीफ ऑफ ऑल कुलकर्णीज इन द परगना। और जो कुलकर्णीज थे जो कि पाटिल्स की हेल्प करते थे, तो उनका जो मुखिया होता है वो देशपांडे होता है। पाटिल्स का मुखिया देशमुख और कुलकर्णीज का मुखिया देशपांडे। द देशपांडे डिड एट द परगना लेवल द वर्क दैट कुलकर्णीज डिड एट द विलेज लेवल। तो देशपांडे क्या काम करते हैं, जो कुलकर्णी विलेज लेवल पर करते हैं, रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखना, वैसे ही देशपांडे परगना लेवल पर करते हैं। These वतनदार्स ऑफिसर्स वेयर द लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। और ये जो वतनदार ऑफिसर्स होते हैं वो पीपल और गवर्नमेंट के बीच में कड़ी होते हैं। इन केस ऑफ इनेमी इन्वेजन और ड्रॉट, these वतनदार्स रिप्रेजेंटेड द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। तो जब भी शत्रु का आक्रमण होता है या अकाल पड़ता है, ड्रॉट यानी कि सूखा अकाल पड़ता है, तो ऐसे में जो वतनदार्स होते हैं वो लोगों की जो शिकायतें होती है, ग्रीवेंसेस यानी कि शिकायतें होती है, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है। समटाइम्स दिस ऑफिसर्स मिस यूज देयर पावर्स। पर कभी कभी ये जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी शक्ति का मिस यूज करते हैं। दे कलेक्टेड मोर मनी फ्रॉम द पीपल। वो लोगों से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं देन वॉज ड्यू और डिड नॉट रेमिट द मनी सो कलेक्टेड टू द गवर्नमेंट। यानी वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट से भी पैसे लेते हैं और लोगों से भी ज़्यादा पैसे लेते हैं। ऑन सच ओकेजन, ऐसे में क्या होता है कि द पीपल सफर्ड हैरेसमेंट। लोगों को हैरेसमेंट, उत्पीड़न होता है, उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, उनका उत्पीड़न होता है, उन्हें तकलीफ होती है इन सब बातों से, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी ड्यू होता है ये उससे ज़्यादा पैसे लोगों से कलेक्ट करते हैं। अब आगे, डू यू नो वतन इज एन अरेबिक वर्ड। इन महाराष्ट्र इट इज यूज्ड इज रिफर टू हेरिडिटरी लैंड फॉर विच द होल्डर डज नॉट हैव टू पे रेवेन्यू। तो वतन ये जो है ये अरेबिक शब्द है, इसका मतलब महाराष्ट्र में है हेरिडिटरी लैंड फॉर विच द होल्डर डज नॉट हैव टू पे रेवेन्यू। यानी कि अपने पूर्वजों की जो ज़मीन होती है वो ज़मीन जिसके लिए उस होल्डर को राजस्व नहीं देना पड़ता, उसे ही कहते हैं वतन। नाउ लेट्स रीड अबाउट द कैलेमिटी ऑफ अ फेमिन। एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर। जो एग्रीकल्चर होता है वो रेन वाटर पर डिपेंड होता है। बारिश के बिना खेती नहीं हो सकती। इफ डिड नॉट रेन क्रॉप्स वुड फेल। और यदि बारिश नहीं होगी तो क्रॉप्स जो है वो पूरी खराब हो जाएगी। द प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स रोज। और फिर फूड ग्रेन्स के अनाज की कीमतें बढ़ जाएगी। इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू गेट फूड ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स। और फिर लोगों के लिए, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए अनाज खरीदना या फिर दूसरी चीज़ें खरीदना मुश्किल हो जाएगा। देयर वॉज नो फॉडर फॉर द कैटल। यदि फसलें नहीं होंगी तो फिर जो कैटल्स होते हैं उनके लिए चारा नहीं मिलेगा। वाटर बिकम्स स्कार्स। पानी कम हो जाएगा। इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू लाइव इन द विलेज। और गांव में रहना लोगों के लिए कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। दे वेयर फोर्स टू लीव द विलेज। और वो गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अ फेमिन वॉज अ ग्रेट कैलेमिटी फॉर द पीपल। ये जो फेमिन होता है ये लोगों के लिए बहुत बड़ी कैलेमिटी होता है। यानी कि आपदा, एक प्राकृतिक आपदा जो होती है ना उसे कहते हैं कैलेमिटी। तो बहुत बड़ी कैलेमिटी होती है। अ ग्रेट फेमिन अकर्ड इन महाराष्ट्र इन 1630 CE। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो फेमिन था वो कब आया था, 1630 CE में। पीपल वेयर ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड ड्यू टू दिस फेमिन। और लोग जो है इस फेमिन से पूरी तरीके से व्यथित हो गए थे, पूरी तरीके से घबरा गए थे। उनका जीवन जो है, जीविका पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब इन दिस वर्ड्स। इसे नीचे कुछ शब्दों में और अच्छे से बताया गया है कि उस समय क्या हुआ होगा।
People were ready to sell themselves for a piece of bhakri, but there was nobody to buy them. लोग जो है वो भाकरी के एक टुकड़े के लिए, रोटी के एक टुकड़े के लिए खुद को बेचने के लिए तैयार हो गए थे, पर उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था. There was a severe scarcity of food grains. उस समय अनाज की बहुत ज़्यादा गंभीर कमी हो गई थी. सीवियर यानी गंभीर, स्कार्सिटी हो गई थी. एंटायर फैमिलीज वेयर डिस्ट्रॉयड. पूरे जो परिवार थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे. कैटल एंड फार्म एनिमल्स डाइड. कैटल और फार्म्स जो है, एनिमल्स है, वो सब मर गए. एग्रीकल्चर वॉज डिवास्टेटेड. और जो खेती है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, तहस नहस हो गई थी. द फेमिन पुट एन एंड टू इंडस्ट्रीज. और फेमिन ने जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें भी ख़त्म होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था. ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैम टू अ स्टैंड स्टिल. और सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी एकदम स्तब्ध हो गए थे, ठहराव उनमें आ गया था. पीपल हैड टू वॉन्डर टू फार अवे रीजन इन सर्च ऑफ अ लिवलीहुड. और लोगों को दूसरे दूर दूर के इलाकों में उनकी जीविका के लिए उनको घूमना पड़ता था. इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज टू ब्रिंग बैक टू नॉर्मलजी द डिवास्टेटेड लाइफ ऑफ द पीपल. और लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि वापस अपने जीवन को, अपने तहस नहस हुए जीवन को वापस नॉर्मल, सामान्य स्थिति में लाना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. अब द वर्क ऑफ द वारकरी मूवमेंट. सोसाइटी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लाइंड बिलीफ्स एंड रिचुअल्स. जो समाज था वो बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड बिलीफ्स यानी अंधविश्वास और रिचुअल्स यानी कि जो रीति रिवाज होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था. समाज में अंधविश्वास फैला हुआ था. पीपल हैड बिकम फैटलिस्टिक एंड इनर्ट. लोग जो है वो भाग्यवादी हो गए थे, यानी हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, खुद करके कुछ नहीं देखते थे. और इनर्ट यानी कि निष्क्रिय हो गए थे. दे हैड लॉस्ट ऑल इनिशिएटिव. और उन्होंने यानी कि सब कुछ जो पहले था वो सब उन्होंने खो दिया था. द कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल वॉज मिजरेबल. और जो कॉमन पीपल था, जो सामान्य व्यक्ति था, उसकी कंडीशन कैसी थी? मिजरेबल थी, बहुत दुखद थी. In such circumstances, the sons in Maharashtra endeavored to inspire the masses. तो इन लोगों को, जो महाराष्ट्र के जो संत थे, उन्होंने इन लोगों को इंस्पायर करने का प्रयास किया, यानी कि उनको जागरूक करने का प्रयास किया, उनको प्रेरित करने का प्रयास किया. In Maharashtra, the tradition of Sant which began with Sant Naneshwar and Sant Namdev was carried on by sons coming from various strata of the society. तो सबसे पहले जो संतों का जो ट्रेडिशन आया वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? संत ज्ञानेश्वर से और संत नामदेव से. उसके बाद फिर अलग अलग क्षेत्रों से कुछ संत आए, अलग अलग स्तर पर उन्होंने इसको आगे बढ़ाया. People from all strata of society were part of the Sant tradition. और समाज के हर स्तर से जो लोग आए वो संतों के ट्रेडिशन का हिस्सा बने. फॉर एग्जाम्पल संत चोखामेला, संत गारोबा, संत सेना, संत सेवाता, संत नरहरी, संत शेख मोहम्मद एक्सेट्रा. संत चोखोबास वाइफ, संत सायराबाई एंड सिस्टर संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कानोपात्रा, संत बहिनाबाई, सियोरकर एंड अदर वुमन वेयर ऑल्सो अमंग देम. यानी इतनी सारी औरतें भी उस ट्रेडिशन में सम्मिलित थी. पंढरपुर वॉज एट द सेंटर ऑफ द संत मूवमेंट. और संतों के मूवमेंट का जो सेंटर था वो पंढरपुर था. विठल वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर वर्शिप. और उनके वर्शिप का उद्देश्य कौन था? विठल. On the banks of the river Chandraprabha at Pandharpur, the sant and pilgrims used to rejoice in their devotion. तो पंढरपुर में चंद्रभागा नदी थी, उस नदी के बैंक्स में यानी कि उसके उस क्षेत्र में जो संत थे और जो
तीर्थयात्री थे, पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री थे, ये अपनी भक्ति में हमेशा लीन रहते थे और आनंदित रहते थे। Their equality was propagated through bhajans, कीर्तन्स एंड यूनिटी मील्स। तो उनमें हमेशा समानता थी भजन कीर्तन्स की, और हमेशा साथ में मिलकर खाना खाते थे। अब संत नामदेव के बारे में जानते हैं। ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ द वारकरी मूवमेंट। वारकरी मूवमेंट का सबसे महान संत नामदेव है। ही वॉज अ स्किल्ड ऑर्गेनाइजर। वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजर थे, व्यवस्थापक थे। ही परफॉर्म एक्सीलेंट कीर्तन्स एज वेल, और उसी के साथ उन्होंने अच्छे अच्छे कीर्तन। ही अवेकन्ड द सेंस ऑफ इक्वलिटी इन मेन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट्स थ्रू द मीडियम ऑफ कीर्तन। उन्होंने उनके कीर्तन के द्वारा सभी जातियों के जो पुरुष थे, जो महिलाएं थी, उनमें समानता के भाव जागृत किए। हिज प्लेज वॉज नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लाऊ जगी। उनकी जो प्लेज थे वो क्या थे? उनकी प्लेज नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लाऊ जागी, ये उनकी प्लेज थी। अब उसके बाद हिज अभंग कंपोजिशंस आर वेल नॉन। उनके जो अभंग थे, उनकी जो रचनाएं थी, वो बहुत ही फेमस है। मैनी सन्स एज वेल एज कॉमन पीपल वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचिंग। बहुत से संत, उसके साथ ही कॉमन पीपल भी उनकी शिक्षा से प्रभावित थे। He went up to the पंजाब प्रोपेगेटिंग हिज थॉट्स। फिर वो पंजाब गए, वहाँ पर अपने विचारों का उन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया। हिज कंपोजिशंस आर इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब ऑफ सिख। सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें भी उनके रचनाओं को इंक्लूड किया गया है। ही प्रोपेगेटेड द मैसेज ऑफ भागवत रिलीजन इन ऑल क्वार्टर्स। उन्होंने सभी क्षेत्रों में अपने भागवत धर्म से संबंधित उन्होंने प्रचार किया। ही बिल्ड अ मेमोरियल टू संत चोखा मेला एट पंढरपुर। उन्होंने संत चोखा मेला की मेमोरियल पंढरपुर में बनाई। एंड हिज वर्क इज अनफॉरगेटेबल। और उनका जो काम था वो कैसा था? अनफॉरगेटेबल था, यानी अविस्मरणीय था। अब संत ज्ञानेश्वर। ही वॉज अ ग्रेट संत इन द वारकरी मूवमेंट। वारकरी मूवमेंट में संत ज्ञानेश्वर भी महान संत थे। ही रोड द भावार्थ दीपिका और ज्ञानेश्वरी विच इल्यूसिडेट्स द मीनिंग ऑफ द संस्कृत भागवत गीता। ही ऑल्सो कंपोज्ड द अमृतानुभव। ही प्रीच्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द path of devotion through his work and composition. संत ज्ञानेश्वर ने भावार्थ दीपिका और ज्ञानेश्वरी लिखे हैं। उन्होंने क्या स्पष्ट किया है? भागवत गीता जो संस्कृत में है उसका अर्थ भावार्थ दीपिका और ज्ञानेश्वरी में उन्होंने स्पष्ट किया है। उन्होंने अमृतानुभव भी कंपोज किया। और ही प्रीच्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ, और उन्होंने उपदेश किस बारे में दिए? तो भगवान की भक्ति को लेकर उन्होंने उपदेश दिए। और उनकी कंपोजिशंस भी वैसे ही है। ही शोड अ सिंपल वे ऑफ वर्शिप एंड कंडक्ट विच द कॉमन पीपल कुड फॉलो इजीली। उन्होंने लोगों को भक्ति का, पूजा का एक ऐसा मार्ग बताया जो कि सामान्य लोग भी आसानी से फॉलो कर सके। ही गेव द प्रेस्टीज ऑफ रिलीजन टू द वारकरी मूवमेंट। और उन्होंने वारकरी मूवमेंट को भी प्रतिष्ठा दिलाई। दो हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन एक्सट्रीमली एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। हालांकि उनका जो जीवन है बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में उनका जीवन गुजरा है। He never lost the calm of his mind and never harbored bitterness. यानी उन्होंने कभी भी अपने मन की शांति, उन्होंने कभी भी अपने मन की शांति जो है वो लॉस नहीं होने दी, नहीं खोई, और ना ही उन्होंने कभी
दूसरों का आश्रय लिया या अप्रसन्नता का आश्रय उन्होंने नहीं लिया। हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी वो खुश रहने की कोशिश करते थे। हिज पसायदान इन ज्ञानेश्वरी अपलिफ्ट द माइंड। उनका जो पसायदान है ज्ञानेश्वरी में वो तो उत्थान पर है। द पोइटिक कंपोजिशन ऑफ हिज ब्रदर्स संत निवृत्तिनाथ एंड संत सोपानदेव एंड सिस्टर मुक्ताबाई आर वेल नॉन। और उनकी जो रचनाएं हैं उसमें भी उन्होंने उनके भाइयों की, उनका जो भाई था संत निवृत्तिनाथ और सोपानदेव और उनकी एक सिस्टर थी मुक्ताबाई, इनकी रचनाएं भी बहुत ज़्यादा फेमस है। संत एकनाथ, ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ये जो है संत एकनाथ महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट के महान संत थे। हिज कंपोजिशन आर मैनी एंड डाइवर्स। उनके जो कंपोजिशंस है वो बहुत ज़्यादा है और विविध है। दे इंक्लूड अभंगा, गावलाना, भारूड एक्सेट्रा। ही हैज स्टेटेड भागवत धर्म इन डिटेल एंड इन अ सिंपल मैनर। उन्होंने भागवत धर्म को डिटेल में और सिंपल मैनर में समझाया है। इन ही हैज़ पोर्ट्रेड पीपल्स लाइफ इन भावार्थ रामायण थ्रू द स्टोरी ऑफ राम। उन्होंने भावार्थ रामायण में भगवान राम की कहानी के द्वारा राम की कहानी लोगों में चित्रित की है। भावार्थ रामायण में ही एक्सप्लेन्ड इन मराठी द भक्ति पार्ट ऑफ द संस्कृत वर्क भागवत। उन्होंने भागवत का जो संस्कृत में था उसे उन्होंने मराठी में एक्सप्लेन किया। हिज अभंगा शो द वार्मथ ऑफ डिवोशन। और उनके अभंग जो है वो भक्ति की, त्याग की, भक्ति की गर्माहट यानी कि उसकी, हम बोल सकते उसका स्नेह उसका हिस्सा है उनकी रचनाओं का। He demonstrated through his own conduct that there is no need to renounce worldly matters for attaining the highest truth, परमार्थ। उन्होंने क्या साबित किया? उनके जो काम थे उन कामों से उन्होंने साबित किया कि त्याग भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए कुछ और की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्डली मैटर्स फॉर अटेनिंग द हाईएस्ट ट्रुथ यानी कि हमें अगर परमार्थ पाना है तो इसके लिए हमें क्या त्याग करना पड़ेगा? हमें भगवान के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होना पड़ेगा, तो ही हम परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। He was a teacher of the people in the true sense of the term। और वो लोगों के एक सच्चे शिक्षक थे, यानी लोगों को एक सच्ची बातें वो बताते थे। ही बिलीव दैट अवर मराठी लैंग्वेज वॉज इन्फीरियर टू नो अदर लैंग्वेज। वो कहते हैं कि जो दूसरी लैंग्वेज है वो ऐसा मानते थे कि हमारी जो मराठी लैंग्वेज है वो इन्फीरियर है दूसरे लैंग्वेज की तुलना में। ही आस्क द संस्कृत स्कॉलर्स फोर्सफुली। उन्होंने संस्कृत स्कॉलर को फोर्सफुली यानी उन्होंने कहा की संस्कृत वाणी देवे केली तरी प्राकृत काय चोरापासून झाली। ही हैविली क्रिटिसाइज्ड दोज हु हेटेड अदर रिलीजन। यानी वो ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करते थे, यानी हम कह सकते कि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि जो लोग दूसरे धर्मों का अनादर करते हैं, तो वो उनकी आलोचना करते थे। अब संत तुकाराम, ही बिलोंग टू देहू नियर पुणे। वो पुणे के पास में देहू नामक गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। हिज कंपोजिशन और अभंगाज आर वेरी प्लीजिंग एंड ल्यूसिड। उनके जो अभंगाज है, उनके जो रचनाएं हैं वो कैसी है? स्पष्ट है। रीचिंग द ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट्स। और वो हम कह सकते हैं कि वो सबसे महानतम रचनाएं उनकी है। हिज गाथा इज अ प्रेशियस ट्रेजर ऑफ द मराठी लैंग्वेज। और उनकी जो गाथा है वो मराठी लैंग्वेज का खजाना है, बहुमूल्य खजाना है। ही आस्क अस टू फाइंड गॉड by showing love to unhappy and the tormented in the following lines। उन्होंने
लोगों को भगवान को पाने का रास्ता बताया, पर कैसे? तो लव टू द अनहैप्पी एंड टॉर्मेंटेड इन द फॉलोइंग लाइन्स, यानी उन्होंने जो पीड़ित लोग थे, जो दुखी लोग थे, उनके बारे में हमें बताया गया है कि जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथीची जाणावा, यानी जो पीड़ित लोग हैं तो उन लोगों को जो अपना समझता है वही सच्चा साधु होता है और वही भगवान का रूप होता है। With this viewpoint, he threw in the river Indrayani the documents of the loans that people had borrowed from him and freed many poor families from the bonds of loan। तो इसी व्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, लोगों ने उनसे जो लोन लिया था तो उसके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नदी में फेंक दिए, इंद्रायणी रिवर में, और लोगों को लोन से मुक्त कर दिया। ही क्रिटिसाइज द हाइपोक्रेसी एंड सुपरस्टिशन इन द सोसाइटी इन वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स, और उन्होंने हाइपोक्रेसी और सुपरस्टिशन, हाइपोक्रेसी यानी कि पाखंड और सुपरस्टिशन यानी कि जो पुराने रीति रिवाज होते हैं उनका उन्होंने पूरी तरीके से उन्होंने आलोचना की है। ही स्ट्रेस्ड दैट डिवोशन शुड बी कपल्ड विथ मोरलिटी, और उन्होंने क्या बताया है, किस बात पर बल दिया है कि भक्ति जो है वो मानवता दोनों का दोनों की जोड़ी ही भक्ति है। हिज टीचिंग्स कैन बी सम्ड अप एज जोडून या धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करी। तो उनके जो टीचिंग्स है, जो उनकी शिक्षा है, वो जोड़कर यहाँ पर ये लाइंस यहाँ पर दी गई है। सम डॉगमेटिक पीपल अपोज द सोशल अवेकनिंग that he had undertaken and sank his abhangas in the Indrayani. Sant Tukaram faced the opposition with noble courage. डॉगमेटिक यानी कि जो पाखंडी लोग होते हैं, तो उन्होंने जो संत तुकाराम ने जो काम किया था कि लोगों को जागरूक करने का, समाज को जागरूक करने का, तो उसका उन्होंने विरोध किया और फिर उन्होंने उनके जो अभंगास थे उनको उन्होंने इंद्रायणी में डुबो दिया। एंड संत तुकाराम ने फिर भी उनका बड़े ही साहस के साथ उनका विरोध किया। संत तुकाराम्स डिसिपल्स एंड एसोसिएट्स वेयर ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड। संत तुकाराम के जो विद्यार्थी थे, जो उनके शिष्य थे और जो भी उनसे संबंधित थे, वो अलग अलग जातियों के, अलग अलग क्रीड्स के थे, जातियों के, प्रजातियों, जनजातियों के थे। दे इंक्लूड नावजी माली, गवनार शेठ वानी, संताजी जगनाडे, शिवबा कासार, बहिनाबाई सियूडकर एंड महादाजी पंत कुलकर्णी, ये उनके शिष्य थे और उनसे संबंधित लोग थे। एन इम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीटेड बाय गंगा रामपंत मावल एंड संताजी जगनाडे वॉज राइटिंग डाउन द अभंगाज ऑफ संत तुकाराम। इन्होंने जो महत्वपूर्ण टास्क कंप्लीट किया था, गंगा रामपंत और संताजी जगनाडे, इन्होंने संत तुकाराम के अभंगों को लिखा था। अब उसके बाद है वर्क ऑफ संत। संत गैव द मैसेज ऑफ इक्वलिटी टू पीपल। संत जो है वो लोगों को समानता का मैसेज देते हैं, इक्वलिटी का मैसेज देते हैं। दे टॉट ह्यूमैनिटी, और वो मानवता सिखाते हैं। दे प्रीच दैट पीपल शुड लाइव टुगेदर इन हारमनी, वो लोगों को सिखाते हैं कि लोगों को सद्भाव के साथ रहना चाहिए। हारमनी यानी सद्भाव, यूनिटी एंड लव, एकता और प्यार से रहना चाहिए। देयर वर्क रिजल्टेड इन सोशल अवेकनिंग, उनके काम के परिणाम क्या हुए कि समाज में जागरूकता निर्माण हुई। दे टॉट हाउ टू लाइव इन द फेस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस और एनी अदर नेचुरल कैलेमाइटीज़, उन्होंने लोगों को सिखाया कि यदि हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण होते हैं या अकाल पड़ता है या कुछ नेचुरल कैलेमाइटीज़ आती है तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। दे टीचिंग प्रूव्ड, देयर टीचिंग्स प्रूव टू बी अ बिग सपोर्ट फॉर पीपल, उनकी जो शिक्षा थी वो लोगों के लिए बहुत लोगों का सहारा बनी। देयर वर्क क्रिएटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल, उनके काम ने लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट किया।
there was a deterioration of ethics and religion in the society. उनके उस समय समाज में क्या था, तो समाज में जो भी एथिक्स यानी कि जो भी आचार विचार थे वो पूरी तरीके से बिगड़ गए थे और धर्म में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. एट सच ए टाइम, ऐसे समय में द संत कैम फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी. ऐसे समय में संत लोग आए समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए. दे टॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन. उन्होंने लोगों को धर्मों का सही अर्थ सिखाया. दे शोड द पाथ ऑफ डिवोशन बाय लिविंग अमंग्स पीपल एंड शेयरिंग देयर जॉयज एंड सोरोज. उन्होंने लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया, लोगों के बीच रहकर, लोगों के साथ सुख दुख की बातें शेयर करके लोगों का सुख दुख उन्होंने बांटा. सम ऑर्थोडॉक्स एंड डॉगमेटिक पीपल, कुछ जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, ऑर्थोडॉक्स यानी कि रूढ़िवादी लोग, और जो पाखंडी लोग होते हैं, अपोज्ड देम, उन्होंने लोगों ने संतों का विरोध किया. बट द संत बिलीव दैट, लेकिन संतों का विश्वास किन चीज़ों में था, फेसिंग दिस अपोजिशन वॉज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी. तो वो ऐसा मानते थे कि इन लोगों का विरोध, जो हमारा विरोध करते हैं, उनका सामना करना भी हमारी ड्यूटी है. संत तुकाराम वॉज एक्सप्लेन द मार्क ऑफ अ ट्रू संत इन दिस वर्ड्स. संत तुकाराम ने जो सच्चा संत कौन है, नीचे कुछ लाइन्स दी गई है, उनके आधार पर हम जान सकते हैं कि सच्चा संत कौन होता है. तुका म्हणे तोची संत, सोशी जगाचे आघात. तुका कहते हैं, तुकाराम महाराज कहते हैं कि जो दुनिया के आघात को सहन करता है वही सच्चा संत होता है. दुनिया के विरोध का सामना करता है वही सच्चा संत होता है. द सन्स elucidated द कॉम्प्लेक्स धर्मा ऑफ द स्कॉलर्स, शास्त्रीज एंड पंडित्स इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल. संतों ने क्या किया, जो जटिल धर्म था, जो विद्वान थे, उनके जो जटिल धर्म थे, यानी उन्हें शास्त्रीज और पंडित जैसे होते हैं, तो उन्हें उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझाया. दे प्रेड टू गॉड यूजिंग सिंपल एवरीडे टर्म्स. उन्होंने भगवान की पूजा कैसे की, सिंपल टर्म्स में. दे टुक द व्यू दैट ऑल आर इक्वल बिफोर द गॉड. उन्होंने लोगों के सामने उन्होंने ये कहा लोगों को कि भगवान के लिए सभी जो है वो इक्वल होते हैं, समान होते हैं. दे टॉट सोसाइटी टू डू अवे विद द प्राइड अराइजिंग आउट ऑफ कास्ट एंड वर्ण एंड सी एवरीवन एज गॉड्स चिल्ड्रन. उन्होंने लोगों को सिखाया कि समाज में जो भी जैसे कि धर्म को लेकर, जाति को लेकर, वर्ण को लेकर जो भी बातें उठ रही है, तो उनको हमें नहीं मानना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए और सभी को जो है भगवान के बच्चों के रूप में रहना चाहिए. अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द संत वॉज दैट दे डिड नॉट फॉरगेट देयर ड्यूटीज ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन. संतों की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो ये है कि जो संत होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा उनकी ड्यूटी निभाते हैं, उनका कर्तव्य निभाते हैं, पूर्ण करते हैं. भक्ति के मार्ग पर उनके जो भी कर्तव्य है उन्हें वो पूर्ण करते हैं. दे फाउंड गॉड इन देयर वर्क. और उन्हें भगवान उनके काम में ही मिलता है. संत सावता सेड, कांदा मुड़ा भाजी अवगी विठाई माझी. दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू फार्म वर्क बट अप्लाइज टू वर्क इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. तो ये जो है खेती काम के बारे में बताया गया है, कृषि कार्य जो होता है उसके बारे में है. क्योंकि हम खेत में ही जाते हैं तो हम खेत में काम करते हैं और काम करते करते भगवान का नाम भी लेते हैं. लेकिन ये जो कहावत है ये पूरे क्षेत्र में लागू होती है. द सन कैरीड ऑन विथ देयर ड्यूटीज इवन एज दे वेयर इंगेज्ड इन डिवोशन, टीचिंग एंड कंपोजिंग वर्सेस. ये जो संत होते हैं वो उनका काम भी करते हैं, उनके कर्तव्य पूरे करते हैं, साथ ही वो भक्ति में भी लीन रहते हैं और साथ में ही अपनी रचनाएं, कविताएं भी रचते हैं. दे डेवलप द मोरल सेंसिबिलिटीज ऑफ द सोसाइटी. और सोसाइटी में वो मोरल सेंसिबिलिटी डेवलप करते हैं, यानी कि मानवता का सेंस लोगों में उसका प्रचार करते हैं, मानवता के बारे में लोगों को बताते हैं.
अब रामदास स्वामी के बारे में जानते हैं। ही वॉज फ्रॉम जैम मराठवाड़ा। रामदास स्वामी कहाँ से थे? मराठवाड़ा से थे। ही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस टू द पीपल। उन्होंने लोगों को फिजिकल फिटनेस के बारे में भी उन्होंने बताया। मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा। दिस मैसेज ऑफ रामदास स्वामी इज फेमस। रामदास स्वामी का ये जो मैसेज है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। He gave practical education and lessons in good conduct through his works like दासबोध, करुणाष्टका, मनाचे श्लोक. He stated the importance of people's movement and organization and founded the समर्थ संप्रदाय. उन्होंने लोगों को प्रैक्टिकल एजुकेशन दी, यानी कि प्रैक्टिकल प्रायोगिक शिक्षा उन्होंने दी, और उन्होंने लोगों को दासबोध और करुणाष्टका, मनाचे श्लोक, इनके द्वारा लोगों को उन्होंने पाठ पढ़ाए. एंड ही स्टेटेड, और उन्होंने लोगों के जो मूवमेंट होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके बारे में लोगों को बताया, और समर्थ संप्रदाय के बारे में उन्होंने लोगों को बताया. चफल वॉज द सेंटर ऑफ दिस संप्रदाय. और इस संप्रदाय का जो सेंटर था वो कौन था? चपल. ही प्रोपेगेटेड द वर्शिप ऑफ राम एंड हनुमान. उन्होंने भगवान राम और हनुमान की पूजा का प्रसार किया. ही ट्रेवल्ड फार एंड वाइड टू प्रोपेगेट हिज थॉट्स. और अपने विचारों का प्रसार करने के लिए वो दूर दूर तक गए, उन्होंने यात्राएं की. अब है इंस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग फॉरेन रूल. जब फॉरेन विदेशी शासन था तब भी क्या लोगों में इंडिपेंडेंस के लिए लोगों में प्रेरणा थी, आज़ादी प्राप्त करने की. सच वॉज द पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सिचुएशन एक्सेट्रा. उस समय पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और ऐसी परिस्थितियाँ थी इन महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज के पहले भी ऐसी परिस्थितियाँ महाराष्ट्र में थी. इन दैट पीरियड, और उस काल में, महाराष्ट्र वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ आदिल शाही एंड अदर पावर्स. और उस काल में जो महाराष्ट्र था वो आदिल शाही और अन्य शक्तियों के कंट्रोल में था. इट वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं था. इवन सो सम पर्सनैलिटीज़ एंड स्ट्रीम्स ऑफ थॉट वेयर ड्रीमिंग ऑफ फ्रीडम. और ये होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग थे जिनके मन में आज़ादी पाने के सपने थे और आज़ादी की लहर उनमें दौड़ गई थी. अमंग देम, और उनमें कौन था? शाहजी महाराज, हु इज कंसिडर्ड टू बी अ विजनरी ऑफ स्वराज, वॉज ऑन द फोर फ्रंट. जिन्हें कि शाहजी महाराज, जिन्हें कि आज़ादी पाने के लिए स्वराज्य के मार्ग पर उन्होंने सबसे पहला कदम उन्होंने बढ़ाया, वो सबसे आगे आए. इस प्रकार हमने देखा कि शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र में कैसी परिस्थितियाँ थी. आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा. थैंक यू.